दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप धुमाल। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। शरद पवार की राजनीति को समझना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। इस विषय पर हम आज के वीडियो में विश्लेषण करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार राजनीति में अकेले पड़ गए हैं क्या, या शरद पवार की पार्टी एनसीपी में फूट होने से या दो टुकड़े होने से शरद पवार की राजनीतिक हैसियत पहले जैसी बची नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार जी का प्रभाव यानी इंपैक्ट पहले से कम हुआ है, या महाराष्ट्र की राजनीति पर उनकी पकड़ जो पहले थी वह कम हो चुकी है। अजित पवार शरद पवार की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे कई सवाल शरद पवार की पार्टी एनसीपी में फूट पड़ने से पैदा हुए हैं या सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों के जवाब देने का प्रयास हम इस विश्लेषण में करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार पार्टी में फूट पड़ने से इस समय जरा कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में शरद पवार जी की राजनीति को जो करीब से जानते हैं उनको पता है शरद पवार जीरो से हीरो बनने में देर नहीं लगेगी। 2019 का विधानसभा चुनाव इसका गवाह है। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज शरद पवार का साथ छोड़कर बीजेपी और शिवसेना अलायंस में गए। अलग अलग सर्वे करनारी कंपनी और एजेंसियों ने 2019 के विधानसभा चुनावों में एनसीपी को 10-15 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी ऐसा अनुमान बताया था। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे जब घोषित हुए तब एनसीपी को यानी शरद पवार जी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 54 सीट्स मिली और कांग्रेस पार्टी को 44 विधायक उनके जीत के आए। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना को अपने पाले में लाकर महाविकास आघाड़ी का एक फॉर्मूला तैयार करके ठाकरे जी के नेतृत्व में आघाड़ी का सरकार शरद पवार जी ने बनाया और बीजेपी को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर किया। हालांकि 2-2.5 साल के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई, लेकिन तब तक महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता से वंचित बीजेपी सत्ता पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। एनसीपी में जो फूट पड़ी है या टूट हुई है या उसमें बिखरा हुआ है, यानी अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी के ज्यादातर विधायक बीजेपी के साथ सत्ता में सहभागी यानी सत्ता के साथ चले गए हैं। ऐसे में एक गुट शरद पवार जी के पास और एक गुट अजित पवार जी के पास यानी अजित पवार के पास एनसीपी का है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी पर अजित पवार गुट ने दावा किया है। इसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन में होगा, लेकिन राजनीति में उन्होंने एक भी इलेक्शन अभी तक नहीं हारा, यानी विधानसभा हो या विधान परिषद या
लोकसभा हो या राज्यसभा, वो सभी हाउस के मेंबर रह चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें चाणक्य माना जाता है। शरद पवार का दाव राजनीति में विरोधियों के लिए धोबी पछाड़ साबित होता है, यानी शरद पवार के दाव का तोड़ विरोधियों के पास नहीं होता। शरद पवार ने अपने 50-55 साल की पॉलिटिकल करियर में अपने कई विरोधियों को राजनीतिक रूप से पूरी तरह से हाशिए पर पहुंचाया है। ऐसे में शरद पवार के सामने अजित पवार ने जो चैलेंज उपस्थित किया है, या अजित पवार के रूप में शरद पवार जी को जो चैलेंज मिला है, वो अब तक की उनकी राजनीति का सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का टोटल स्ट्रक्चर देखें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी शरद पवार जी का नेतृत्व मानते हैं, यानी बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एमएलए अजित पवार के साथ चले गए हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर जो एमएलए अजित पवार गुट के साथ चले गए हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन विधायकों के खिलाफ जनता में काफी रोष दिख रहा है। जमीनी स्तर पर जो एनसीपी के वोटर है और कार्यकर्ता है, उनमें शरद पवार जी के प्रति सहानुभूति की लहर दिख रही है। अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी का गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में जब शामिल हुआ, उसके 2-3 दिन बाद अलग अलग सर्वे सामने आए और उन सर्वे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लगभग 2019 के विधानसभा चुनाव में 70-80% वोट मिले थे। उनमें से लगभग 14 से 15% वोटर अभी भी शरद पवार का नेतृत्व यानी लीडरशिप मानते हैं। अजित पवार का नेतृत्व मानने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ट्रेडिशनल वोटर सिर्फ 4 से 5% है। ऐसे में नेशनल मीडिया में जो शरद पवार की पार्टी टूटने से शरद पवार जी की राजनीतिक महाराष्ट्र में शरद पवार जी की राजनीतिक हैसियत खत्म हुई, शरद पवार जी का पावर खत्म हुआ, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार हाशिए पर चले गए, उनका प्रभाव घट गया। ऐसे जो अलग अलग तरह के विश्लेषण किए जा रहे हैं, वो साफ मिसगाइड करने वाले हैं। जमीनी स्तर पर अगर शरद पवार जी के पार्टी के कार्यकर्ता और शरद पवार जी को मानने वाला वोटर देखे तो अभी भी बड़ी संख्या में वो वोटर शरद पवार जी के ही साथ है। अजित पवार ने पार्टी छोड़ने के बाद शरद पवार जी के खिलाफ जो बयान दिए, उससे शरद पवार के समर्थकों में और उनके वोटरों में अजित पवार के प्रति काफी गुस्सा जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है। ऐसे में पिछले 2-3 दिनों में अजित पवार जी के साथ जो विधायक मंत्री बने हैं और उनके साथ जो विधायक गए हैं, वो लगभग पिछले 2-3 दिनों में 2-3 बार शरद पवार जी से मिले और उनका आशीर्वाद उन्होंने मांगा और अपने साथ आने के लिए और पार्टी को एक संग रखने के लिए यानी पार्टी को इकट्ठा रखने के लिए शरद पवार जी से बात की। लेकिन शरद पवार जी ने इस पर अजित पवार के गुट को कोई बोला नहीं, यानी कोई मैसेज नहीं दिया। यानी शरद पवार जी का भारतीय जनता पार्टी के विरोधी अपोजिशन में बैठने का स्टैंड अभी भी कायम है। एक तरफ शिवसेना में फूट हो चुकी है, यानी शिवसेना पार्टी में टूट हो चुकी है, और दूसरी तरफ
एनसीपी में भी फूट हो चुकी है, एनसीपी के दो टुकड़े हो चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अभी हाशिए पर नजर आती है, यानी साइड को नजर आती है, यानी जो राजनीतिक माहौल का फायदा कांग्रेस ने उठाना चाहिए वो उठाती दिख नहीं रही है। लेकिन पिछले 2-4 दिनों में कांग्रेस पार्टी में महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी में गतिविधियां बढ़ी है और कांग्रेस पार्टी ने जो विधानसभा का सत्र कल से जो शुरू हुआ है उसमें आक्रामकता के साथ जनता के सवाल और मुद्दे उठा रही है। ऐसे में शरद पवार जी के नेतृत्व में काम करने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक गुट और उद्धव ठाकरे जी के पार्टी का एक गुट और कांग्रेस ऐसा महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो गठबंधन बिखरा हुआ नजर जरूर आता है, लेकिन ये गठबंधन जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति से मजबूत दिख रहा है। शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी में फूट पड़ने के साथ, यानी जिस दिन फूट पड़ी उसके लगभग 2-3 दिन बाद अलग अलग तरह के सर्वे, यानी उसमें सी वोटर, सकाल न्यूज़पेपर, उनका सर्वे सामने आया और उन सर्वे में शरद पवार के एनसीपी का गुट, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना का गुट और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों को लगभग 47% वोट मिलता हुआ अभी भी नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गुट को, इन तीनों पार्टियों को मिलाकर लगभग 37 to 39% तक ही वोट मिलते हुए नजर आते हैं। यानी जो सर्वे पिछले 4-5 दिनों में हुए हैं उनमें बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। एनसीपी में फूट पड़ने से पहले जो चुनावी सर्वे, अलग अलग चुनाव सर्वे करने वाले कंपनियों ने किए थे उसमें लगभग 33% तक बीजेपी का वोट शेयर दिख रहा था, लेकिन वो नीचे गिरकर 26% पर आ चुका है। यानी एनसीपी में फूट पड़ने से, यानी एनसीपी का एक गुट अजित पवार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से बीजेपी को फायदा होने से ज्यादा बीजेपी को जमीनी स्तर पर काफी नुकसान पहुंचा दिख रहा है। बीजेपी के जो ट्रेडिशनल वोटर है, यानी समर्थक है, वो बीजेपी के इस फैसले से नाराज दिख रहे हैं। अजित पवार के नेतृत्व में गए जिन लोगों ने, जिन एमएलए ने, जो विधायक अजित पवार की पार्टी के जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उनको ही सत्ता में अपने साथ लेकर बीजेपी ने दोहरी राजनीति का परिचय दिया है। यानी कहना कुछ और करना कुछ, ऐसा बीजेपी का राजनीतिक खेल बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाता दिख रहा है। बीजेपी के जो ट्रेडिशनल वोटर है, यानी ट्रेडिशनल समर्थक है, उनमें काफी नाराजगी दिख रही है। ऐसे में मीडिया में शरद पवार की पॉलिटिक्स के बारे में, यानी महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी में फूट पड़ने से और अजित पवार के नेतृत्व में ज्यादातर विधायक उनके साथ जाने से शरद पवार कमजोर पड़ गए हैं, ऐसा जो परसेप्शन बन गया है, वो परसेप्शन जमीनी स्तर पर उसके काफी विरोधी सिचुएशन है। यानी जमीनी स्तर पर शरद पवार जी को प्रचंड, यानी बड़ी सहानुभूति मिलती हुई नजर आ रही है। शरद पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी है। राजनीति की हवा किधर चल रही है वो पहले से ही भाप लेते हैं। शरद पवार जी का अपोजिशन में रहना
और फिर से आप महाविकास आघाड़ी को यूनाइट करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों में बड़ा नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में बैठने से यानी महाराष्ट्र के जो राजनीतिक जानकार और राजनीतिक विश्लेषक यानी जो पत्रकार हैं उनकी नजर में शरद पवार की पॉलिटिक्स और उनकी राजनीतिक हैसियत के अलग मायने हैं और उनकी जानकारी अलग है। लेकिन जो पत्रकार यानी राजनीतिक जानकार दिल्ली से महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं और चुनावी विश्लेषण करते हैं, उनको जमीनी स्तर की हकीकत मालूम नहीं होती। इसलिए जमीनी स्तर पर जो शरद पवार जी का पॉलिटिक्स है और उनकी राजनीतिक ताकत है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।